तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका सबसे पहले आपका क्या है, आपका नेम है। तो नेम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि फर्स्ट उसका अर्थ क्या है। जातक जितने भी लोगों के नाम होते हैं तो कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल होता है, समझे ना। हर व्यक्ति के नाम का एक अर्थ होता ही है ना। ऐसा नहीं है कि साहब ये हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं हो, कुछ यानी कि अपभ्रंश हो गया हो कभी, आपका नाम यानी कि रखने वाले को पूरी जानकारी नहीं हो तो, लेकिन उसने कुछ आपका अपभ्रंश कर दिया हो तो अलग बात है। लेकिन फिर भी मूल शब्द क्या था, वहां से क्या जनरेट हुआ, तो ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये यानी कि कोई ऐसा शब्द है क्या, नहीं है। बोले सर इस मूल शब्द से मेरा नाम उत्पन्न होकर के ये हुआ है, और मूल शब्द का अर्थ ये है, और डायरेक्ट यदि आपके नाम का अर्थ है तो वो है ही, ठीक है। फिर उसके पर्यायवाची यानी कि आपका सिनोनिम्स क्या क्या है, यानी कि आपका जैसे नाम लक्ष्मी है, नहीं तो लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, क्यों भाई, लक्ष्मी जी बताएं जी। हाँ, लक्ष्मी मतलब धन की देवी, ठीक है। अब इनके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पहले तो रमा है, कमला है, ठीक है। फिर आपकी विष्णु प्रिया है, सोनाली है, हरिप्रिया भी है। बहुत सारे निगे नाम हो सकते हैं, मतलब आपके नाम के पर्यायवाची। ये बहुत बेसिक है ना, वही लोग आप अपने बारे में नहीं जानते, बोले दुनिया के बारे में पूरा जानते हो, अपने बारे में नहीं जानते। भाई हम आपके बारे में ही जानना चाहते हैं। यहां पर आपका जो इंडिविजुअल है, आपका वो वैल्यूएशन जो कर रहे हैं वो आपका कर रहे हैं, आप अपने बारे में नहीं जानते, सबके बारे में जानते हैं। तो ये है कि वही व्यक्ति पहले सबसे पहले अपने बारे में जानेगा, तभी और किसी के बारे में ज्यादा तरह से जान पाए। इसके बाद आपके नाम के व्यक्तित्व, ये नाम के जो व्यक्तित्व है, यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि वो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि लोग थोड़ा सा जानते भी हों, है ना। यदि आपका नाम राम सिंह है तो भगवान राम के बारे में आप बताएं, है ना। वो यानी कि राम प्रसाद के बारे में नहीं बताएं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, है ना। एक ऐसा व्यक्तित्व जो यानी कि आपका पौराणिक कथाओं से जुड़ा हो, इतिहास से जुड़ा हो, या वर्तमान के किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ा हो जो उसने क्या उच्च शिखर को छुआ हो, मतलब वो एक महान व्यक्तित्व होना चाहिए। वो ये अलग बात है कि उसका लेवल कुछ भी हो सकता है, एमपी लेवल पर हो सकता है, नेशनल लेवल पर हो सकता है, किसी दूसरे स्टेट के लेवल पर हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर है तो बात ही अलग है। तो ये आपको जो भी व्यक्तित्व है आपके नाम का, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, अंडरस्टूड है, पूछ सकते हैं, है ना। जैसे आपका क्या नाम है आपका जी, वर्णिता। तो इस नाम में आप ही अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, क्योंकि ऐसे नाम कम मिलते हैं, क्योंकि मॉडर्न नाम है आपका, है ना। तो ये धीमे धीमे जैसे आप एक फेमस पर्सनालिटी बन जाएंगी, फिर आने वाली जनरेशन को आप बड़ी मदद करेंगे, है ना। क्योंकि अब जैसे लक्ष्मी जी हैं तो ये पुराना नाम है, तो ऐसे बहुत पुराने पौराणिक कथाओं में, आपके इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। लक्ष्मी यानी कि सबसे पहले तो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी, धन की देवी, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, है ना। लक्ष्मी सहगल जो उसमें थी आजाद हिंद फौज में, जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, बाद में वो आपके लक्ष्मी सहगल हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे निगे आपके व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनसे आपका नाम मैच करता हो। क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल, तो फेमस पर्सनालिटी है लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है। लेकिन वो महिला नहीं है, पुरुष है, है ना, इसलिए ठीक नहीं है। हाँ नहीं, फेमस तो है, लेकिन वो आप अपने उसमें जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, सेम टू सेम मैच करें तो ठीक रहेगा। वो पूछे ना आप उनसे क्या है। हाँ, ये अभी तो वही चर्चा तो यही हो रही कि अब ये है कि भाई नाम तो आपने ले दिए, जैसे मान लीजिए 3 नाम आपने लिए अपने व्यक्तित्व के, तो तीनों पर चर्चा हो सकती है। फिर एक चर्चा आपको भी दी जा सकती है कि इन तीनों फेमस पर्सनालिटीज में से आप किससे ज्यादा प्रभावित हैं, आप किससे ज्यादा
प्रभावित, तीनों अपने 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 फील्ड के बहुत महारथी लोग हैं, महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन आप किससे प्रभावित हैं? तो आपने कह दिया मैं इनसे प्रभावित हूं। अब यही नहीं, यही से तो क्वेश्चन जनरेट होना है कि आप उनकी किस बात से प्रभावित हैं। तो वो आप यानी कि उनके व्यक्तित्व की ऐसी चीजें जो आपका, जैसे मान लीजिए नाम रतन है, तो रतन टाटा आपने नाम लेंगे तो वो यानी कि रतन टाटा के बारे में आपसे पूछेंगे। तो वो रतन टाटा इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपसे यानी कि अपेक्षाएं की जाती हैं। तो जिस व्यक्ति का आपने नाम ले दिया, जिस महान पर्सनालिटी का आपने नाम लिया, ग्रेट पर्सनालिटी का, वो आपका चर्चा का विषय बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फिर है आपका फैमिली में आपके यानी कि फादर, मदर, और यदि विवाहित है तो आपका जो जीवन साथी यानी कि हाँ वाइफ या आपका हस्बैंड, है ना। भाई सबसे ज्यादा वक्त आपने किसके साथ गुजारा होता है? अपने माँ बाप के साथ में गुजारा होता है। फिर आपका जो जीवन साथी मिल गया, उसके पूरा जीवन गुजारना है आपको, तो उनके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। बोले कि सबके बारे में पता है ना, लेकिन जो हमारे साथ में रह रहे हैं उनके बारे में नहीं पता। हाँ, सब समझ नहीं दिया, वो समझा नहीं, तो जीवन कैसे चलता है आपका? यानी कि अंडरस्टैंडिंग से चलता है। आपने कितना समझा, ये चीजें ये बताती हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप यानी कि क्या सेल्फ ओरिएंटेड हो, क्या आप यानी कि अपने आप तक यानी कि आत्म केंद्रित व्यक्ति तो नहीं है, तो ये अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि आप यानी कि बिल्कुल एक बहुत ही बड़े किस्म के स्वार्थी व्यक्ति हैं, कि जो सिर्फ अपने तक सीमित है। भाई कम से कम अपने परिवार से कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, परिवार से होना चाहिए, फिर आपका यानी कि आस पड़ोस से होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका और जितना हो सकता है उतना आपका यानी कि हो। तो ये माना जाता है कि सबसे जो आपके नजदीकी लोग हैं उनके बारे में आपको जानकारी। अब इसमें जानकारी से मतलब ये है कि आपके फादर के बारे में बात हुई, तो आपने लिखा उसमें कि मेरे पिताजी किसान हैं, तो वो किसान है तो मतलब ये कि आपको किसानी के बारे में पता होना चाहिए, खेती बाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। कि साहब बोले आलू कौन से पेड़ पे लगते हैं? बोले कि साहब मैंने देखा सब जैसा आम का पेड़ होता है वैसे आलू का पेड़ होता है। तो वह है गजब की जानकारी है, तुम्हारे पिताजी किसान है और तुम तो धन्य हो। बोले तो ऐसी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब ये कि आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपके फादर यदि पंडित जी हैं, कथावाचक है, और आपको 2-4 मंत्र भी नहीं आते हैं, तो ये माना जाता है कि आप यानी कि सही उत्तराधिकारी नहीं है, या एक अच्छे उनके संतान नहीं है। भाई कुछ चीजें तो फॉलो करो। तो कुछ न कुछ आपको जो घर में रात दिन चल रहा है कार्यक्रम, आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, आपके मदर के बारे में, फादर के बारे में, और अपने जीवन साथी का क्या व्यवसाय है उसके बारे में, और क्या व्यक्तित्व है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने कहा कि चर्चा फिर कहीं भी जा सकती है, यदि यहां पर हो गई और आपने चिंतन नहीं किया है तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक है। एक बार आपको महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता हो, लेकिन अपने पिता के बारे में पता होना चाहिए, समझ रहे ना। तो ये आप अपने पिताजी के बारे में नहीं जानते, महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो बेकार है। समझ रहे ना, कहने का मतलब है कि आप अपने जिन्होंने जन्म दिया है उनके बारे में आपको पता नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो ये आपको होना चाहिए। ठीक है, इनके नाम से मतलब फादर या जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपकी मदर का नाम आकांक्षा है तो आपको आकांक्षा के बारे में पता होना चाहिए, आकांक्षा शब्द के बारे में पता होना चाहिए, फिर आकांक्षा कोई व्यक्तित्व है उसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल। यहां से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, अरे अभी वही आ रहा है, वही तो आ रहा है। अगला जो आपने बोला बिल्कुल वही पे चर्चा कर रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस दिन आपने जन्म लिया है। अब उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसमें 2 बातें होती हैं, एक आपकी डेट होती है और एक आपका ईयर होता है।
दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डेट से कैसे, कि जैसे आपका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का भी जन्मदिन। और यदि आपका 12 जनवरी की डेट हो गई और 12 जनवरी को ही आपका इंटरव्यू है, कितना मजा आ गया कि आपका बर्थडे वाले दिन ही आपका इंटरव्यू है। तो 12 जनवरी को यानी कि किस महान व्यक्तित्व का है या किस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, और वो हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है, ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट। फिर ईयर, जिस ईयर में आपने जन्म लिया है वो ईयर भी इंपॉर्टेंट है। पहले इस बात से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जन्म लिया है, और दूसरे यानी कि उस समय क्या हो चुका था जब आपने जन्म, मतलब उस ईयर में जन्म लिया था तो क्या क्या और घटनाएं हुई थी। मान लीजिए आपका जन्म 1991 का है, आप बड़े सीनियर पर्सन है ना, तो आपको सारा कुछ बताएं या ना बताएं, हिंदुस्तान में एक बड़ी क्रांति हुई थी। क्या हुआ था? एलपीजी आई थी। एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं, मतलब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी से आज यानी कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इमर्जिंग पावर बन रहा है, वो उसी के बेस पर बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा यानी कि डिसीजन लिया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो ये बहुत बड़ा यानी कि है। यदि आपका जन्म 1999 में हुआ है, 1999 में हुआ है, हाँ, तो आप यानी कि कारगिल वार है, कारगिल युद्ध है और कारगिल विजय है, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। मेरे बर्थ ईयर में पोखरण, हाँ, पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ है, वेरी गुड, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी घटनाएं जो है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी ईयर में। अब उसमें आप यदि 3-4 घटनाएं हैं तो आपको क्या क्रम होना चाहिए वो भी मैं बताऊं। तो एक पहले जो सुखद घटना होती है, अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली, तो वो आप बताइएगा। यदि कोई दुर्घटना है बड़ी वाली तो वो भी आपको बताना, लेकिन वो बाद में बताना है, क्योंकि अच्छी बात पहले, बुरी बात बाद में। ये तो पता है कि बोले 2 बातें हैं, पहले कौन सी सुनोगे? अच्छी वाली सुनोगे, बुरी वाली सुनोगे? तो पहले अच्छी सुनाओ, बोले अच्छी, हम अच्छा मूड हो जाएगा तो बुरी वाली भी हम सहन कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये एटीट्यूड दिखाता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। ये आपका नेचर रिफ्लेक्ट करता है कि ये व्यक्ति सबसे पहले क्या देखता है? पॉजिटिव देखता है, अच्छा देखता है। फिर उसके बाद गलत बातों को भी वो देखता है, लेकिन किस तरीके से देखता है कि ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, उसको सुधार करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब घटनाक्रम यदि 3 है तो 3 बताना चाह रहे हैं, तो और यदि डिफरेंट वेरिएंट से है, कैसे कि लोकल, उसके बाद नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल, तो 3 घटनाएं आप ले लो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन घटना ना हो जी, तो पाकिस्तान में नहीं 14 अगस्त को आपका क्या, अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो और भी कुछ हुआ होगा 14 अगस्त को, अकेला नहीं कि मतलब पाकिस्तान नहीं बना था। इनका वो अभी नया डे बनाती है ना। नहीं, विवेश का भी अच्छी बात थोड़ी है जी। अखंड भारत दिवस, तो आप तो अखंड भारत दिवस बताओ ना, फिर उसके बाद भारत विवेश का वर्ष बताओ, उसमें फिर बाद में पाकिस्तान का उदय बताओ। तो 3 बातें हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपने बता दिया इससे काम नहीं चल रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो बोला वो चर्चा का विषय होगा, तो आप वही बोले जो आप तैयार कर पाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डेट और ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट इसमें है। अगला फिर जो आपका है नेम हो गया, फैमिली हो गया और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। चलिए, अब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने जो दिया, रोल नंबर, तो ये आपको याद होना चाहिए। कई बार भूल जाते हैं लोग, रोल नंबर ही भूल गए था। तो ये बोले बड़का टाइप का आदमी है, बोले
अब ये क्या बच्चों को पढ़ाएगा बोले? तो ये देखा जा रहा है कि आप कितने मतलब वो है क्या अलर्ट है, ये देखा जा रहा है। इसमें वो नहीं है कि कोई नॉलेज चेक किया जा रहा है, ये देखा जाता है कि कितना व्यक्ति चीजों को लेकर के कॉन्शियस रहता है, मतलब जो आपके जीवन से जुड़ी चीजें हैं उनको आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो आपको यानी कि रोल नंबर याद होना चाहिए। फिर आपको आधार कार्ड नंबर, ये कई बार यानी कि पूछा जाता है, तो उसमें एक बात ये जुड़ी होती है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। 12 होते हैं, और ये पूरा वैसे जहां तक सुनते नहीं है तो कहते हैं लास्ट के आप 4 डिजिट बता दीजिए, 3 बता दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यानी कि लास्ट वाले तो बिल्कुल याद होनी, वैसे तो पूरा ही याद होना चाहिए, है ना। 4 के आप यानी कि 3 बार में याद कर लो, है ना। तो वो आपको यानी कि आपका याद होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका एटीएम नंबर, सर वो तो लिखा बताने नहीं है। है ना। आपका एटीएम का पिन नंबर बताएं, सर फिर नहीं बताएंगे, एटीएम नंबर तो भी नहीं बताया। नहीं बताएंगे। तो जानकारी क्यों बताएंगे भाई? सर आधार कुछ भी ना चाहते नहीं, वो लिखा हुआ है, पूछना क्यों चाहते वो देखना चाहते हैं कि आप यानी कि जानते भी को नहीं जानते हो। ये आपकी पहचान है भाई, जागरूकता दिखते ना। नहीं ये आपकी पहचान है, आप यानी कि वर्णिता है, ये मतलब नहीं है आप यानी कि कहीं भी जाएंगे कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है तो उसमें ये आधार कार्ड है, आपकी पहचान है, पहचान कार्ड है ये आपका। उसमें लिखा हो ना, तो आपका आधार आपकी पहचान, तभी माना जाएगा कि आप वर्णिता है। और ये कार्ड आपके पास में नहीं है, क्या समझे, ये 12 डिजिट नहीं है तो आप इंडिया के नहीं, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नहीं, नागरिकता के प्रमाण वाली बात नहीं है कि आप यानी कि यहाँ पर कैसे हैं, मतलब कोई पहचान नहीं है आपकी, आइडेंटिटी नहीं है, समझ रहे ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था कि आपको पिन नंबर नहीं बताना है, जैसे कि हमारे कुछ लोग मौक में बता देते हैं, वो नहीं बताना है। ये आप बिल्कुल सॉरी बोले कि सॉरी सर मैं आपको नहीं बता सकता, हाँ ये मेरा निजी है। और क्यों नहीं बताना चाहते हो, क्यों नहीं बताना है भाई, ये भी है ना भाई, चर्चा ही तो करना है। तो ये देखना चाह रहा है कि चर्चा में आप कितने अच्छे तरीके से चर्चा कर रहे हैं। बोले सर ये आरबीआई की गाइडलाइन है, हमारे साथ फ्रॉड नहीं, हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है। बोले मैं करूंगा, बोले नहीं आप नहीं करेंगे सर, आप तो कर ही नहीं सकते, लेकिन होने की संभावना होती है। आप सर जानते भी होंगे डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे हैं सर। तो ये देखना चाह रहा है आप कितने अवेयर हैं। आपका नंबर पूछ के वो थोड़े खाली के कंगाल लोग थोड़ी बैठे हैं, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये देखना चाहता है कि आप कितने अलर्ट हैं कि फ्लो में बोल गए, बोले हमारा अकाउंट खाली करो। मैं तो बता देती है अगर आपको भी नहीं। जी इन्होंने बताया है भाई, तो आपको नहीं बताना है, ध्यान रखिए। मैंने कहा था कि यह छुपाना है आपको, जो बात कर रहा हूं ना कहीं कहीं छुपाना है, तो वो ये छुपाना है आपको, क्योंकि ये आपका निजी पहचान है, ये आप नहीं बताएंगे, ये आपका पूरा प्राइवेट है, ठीक है। तो आपको रोल नंबर बताना है, आधार कार्ड नंबर बताना है, एटीएम का पिन नंबर नहीं बताना है। चलिए, और पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या था पॉइंट, कोई छूट तो नहीं रहा? एक बार देख लेते हैं, शायद कोई छूट रहा हो, वैसे तो नहीं। हाँ कैटेगरी, आपका कैटेगरी, ये भी एक चर्चा का विषय है ना, कि मेनली 2 कैटेगरी है, एक आपका अनरिजर्व कैटेगरी और एक आपका रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना है, अनरिजर्व में संभावनाएं कम होती हैं। और एक चीज और मैं आपको अभी ऐड करूंगा, जब कैटेगरी की बात हुई ना इसलिए, है ना। तो यहां पर आपका SC, ST, OBC और EWS, और एक और हम जोड़ लेते हैं क्योंकि उसका भी कुछ लोग फायदा ले रहे हैं, कुछ क्यों आधे लोग ले रहे हैं, नहीं हाँ फीमेल, मेल या फीमेल, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिल रहा है ना फीमेल को, इसी वजह से। तो ये भी देखा जाए तो एक आपका एक कैटेगरी है, ठीक है। 35%
मिल रहा है फीमेल को। तो ये आपका SC, ST, OBC, EWS, इनमें से आपकी एक या दो कैटेगरी हो सकती है। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे पता था कि आप कोई पूछ सकता है इसमें, क्योंकि इसमें आप यानी कि OBC है और आपका फीमेल है, दो कैटेगरी हो गई, है ना। तो मैंने कहा एक या दो कैटेगरी इसमें हो सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये पॉइंट है आपका दिव्यांग, वेरी गुड। दिव्यांग, यदि आप यानी कि किसी भी प्रकार के दिव्यांग है तो उस पर भी चर्चा बनती है। ये इतने यहां से यहां तक जितने भी कैटेगरी है ये आपके सोशल पर है। कैसे है ये? सोशल स्टेटस पर है आपके। नहीं, वो इकोनॉमी मतलब एक तरह से वो उसी का वो पार्ट है, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ एजुकेशनल है पिछड़ापन और सोशल, और यहाँ पर इकोनॉमिक है, लेकिन सोशल स्टेटस में ही वो पार्ट आ जाती चीजें। ये आपका जेंडर बेसिस पर है और ये आपका फिजिकली, ये कैटेगरी बनते हैं। इन कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपसे मांगी है, जानना चाहिए, तो इसलिए इस पर चर्चा होगी। अब इसमें चर्चा का विषय क्या क्या हो सकते हैं? वैसे तो ये कि सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी चर्चा का विषय हो सकते हैं आपकी कैटेगरी से, वो सारे मैंने ऐप पर डाल दिए हैं, सारे डाल दिए हैं। SC से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, ST से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, OBC से रिलेटेड क्या हो सकता है, और आपका फीमेल है, महिला होने की वजह से आपसे क्या चर्चा हो सकती है, और दिव्यांग की भी आपसे चर्चा हो सकती है। नहीं, अब वही तो बता रहा हूं, इनमें चर्चा का जो मूल मुद्दा है वो आपका रिजर्वेशन से भी हो सकता है। ठीक है, कि इस रिजर्वेशन का आपको लाभ मिल रहा है, कितना आप मिल रहा है, आपके समाज में कितना बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, और आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। इसके बाद संवैधानिक व्यवस्था क्या है रिजर्वेशन की आपकी कैटेगरी को लेकर के, किस आर्टिकल में है ये, इससे रिलेटेड कौन कौन से आयोग गठित हुए हैं, मतलब इस पर रिपोर्ट देने के लिए। फिर वर्तमान में जो हर कैटेगरी के लिए आयोग बना हुआ है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, तो उन आयोग की आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे ST आयोग है तो नेशनल लेवल पर भी है और आपका MP लेवल पर भी है, तो उसमें कौन उसका अध्यक्ष है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कैटेगरी वाइज आपका जो व्यक्तित्व बनते हैं, जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, जिन्होंने बहुत बड़ा अपने समाज के लिए काम किया है, तो उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे SC कैटेगरी की बात आती है तो ज्योतिबा फुले जी का नाम आपको पता होना चाहिए, नाम पता नहीं होना चाहिए, उनके काम पता होना चाहिए। उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको काशीराम जी के बारे में पता होना चाहिए, और इससे पहले आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब अंबेडकर जी की चर्चा होगी तो गांधी जी को भी जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है और अंबेडकर जी ने भी काम किया है, तो वो दो व्यक्तित्व की तुलना भी करवा सकते हैं, खास करके यानी कि आपका जाति पर। इसके बाद आपका ST का जैसे आ गया, तो ST से रिलेटेड सारे यानी कि संवैधानिक प्रावधान आपको पता होना चाहिए, और उससे जुड़े हुए आपके महान व्यक्तित्व हैं। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि नेशनल मूवमेंट में जनजातीय व्यक्तित्वों की जो भागीदारी हुई है वो भी आपसे चर्चा हो सकती है। फिर यह है कि इस रिजर्वेशन का यानी कि ST में कितना बदलाव हुआ है, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात तो यह है कि OBC की तरह SC ST में भी क्रीमी लेयर यानी कि डाली जाए। दूसरी बात यह थी कि आपका मतलब उपजाति क्रिएट की जाए, जो आपकी जाति में ही जो और पिछड़े हुए लोग हैं उनको यानी कि क्रिएट करके उनको रिजर्वेशन अलग से किया जाए।
तो ये यानी कि चर्चा का बिंदु है। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार का इसमें क्या स्टैंड है और आपका क्या विचार है, तो ये चर्चा का विषय इसलिए और ज्यादा बना हुआ है। सर अभी जो मुद्दा चल रहा है ना ओबीसी रिजर्वेशन वाला, एक बार उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना, क्योंकि फिर वो आयोग बताने की कोशिश करें। जी मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि नहीं, इसमें तो जो यानी कि सरकार कर रही है वो ठीक है, और फिर ये कि आप जो सोचते हैं वो ठीक है। कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि आत्मा क्या है, एक विवादास्पद विषय है, उस पर मौन रहना ठीक है, ठीक है। तो यहां पर चर्चा का विषय सिर्फ मॉक इंटरव्यू में होगा, क्लास में कोई चर्चा इस पर नहीं होगी। व्यक्तिगत तौर पे मुझसे आप चर्चा करेंगे तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार क्या स्टैंड लेती है अभी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बताई है कि ये चीजें इस तरह से आप उसको लागू करें। सरकार ने अभी तक अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, ना स्टेट गवर्नमेंट ने किया किसी ने, और नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि अभी तक किस सरकार ने पहल की है। हरियाणा। वेरी गुड, अवेयर पर्सन यही जानना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने यानी कि आपका कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना दी है। तो ये हाँ, मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि ज्यादातर इस टाइप के मामलों पर है डायरेक्शन ही देता है। क्या होता है, डायरेक्शन देता है वो, तो वो डायरेक्शन गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, समझ ना जी। तो वो डायरेक्शन ही रहता है, तो वो मानना ना मानना अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने उसको मान लिया है और उसको लागू करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपके सारे कैटेगरी। अब ईडब्ल्यूएस एक स्पेशल, ये तीन कैटेगरी एक ही जैसी आती हैं, ईडब्ल्यूएस एक अलग कैटेगरी आती है। तो पहला ये है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या सरकार ने इस प्रकार का रिजर्वेशन क्यों दिया, कितना % है, और इससे क्या लाभ हो रहा है। फिर एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या आपका ये मत है कि रिजर्वेशन का आधार ही चेंज कर दिया जाए, इकोनॉमिक बेस पर ही कर दिया जाए तो ठीक रहेगा क्या। तो वो एक क्वेश्चन यहां पर क्रिएट हो जाता है। फिर आपका महिला होने की वजह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर दिव्यांग जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड आपको फिजिकली जो उसके सिम्टम्स होते हैं, या जिनके वो बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो सारे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपका कैटेगरी। अब जो मैंने एक बात कही थी ना कि आपके नाम के साथ में सरनेम जुड़ा होता है, जुड़ा होता कि नहीं होता है, तो आपका सरनेम जो है इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एमपीपीएससी में बकायदा नाम लिखा होता है आपका। कई जो पीएससी है वहां पर नाम नहीं होता है, सिर्फ उनके पास में रोल नंबर होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग कर दिया जाता है। तो लेकिन चूंकि यहां पर आपका है और आपका कहीं विषय से ऐसा संबंध है तो और चर्चा हो जाती है कि आपका कोई नाम है और वो कोई ऐसी डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, किसी ऐसे वंश से जुड़ा हुआ है जो रूलिंग रहा है, और इत्तेफाक से ये भी हुआ कि जो आपका निवास स्थान है और वही डायनेस्टी आपके एरिया की रूलिंग रही है, मतलब आपका कोई शासक रहा है, रूलर रहा है, और उसी जाति से है, वंश से, जाति नहीं मतलब वंश, जाति नहीं, यहां पर जाति का मतलब नहीं, वंश से है, उस वंश से है, तो वो पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के नाम के पीछे मतलब होलकर लिखा हुआ है ना, या भोंसले लिखा हुआ है, और वो इत्तेफाक से होलकर जो है वो इंदौर का रहने वाला ही है, तो उससे होलकर वंश के बारे में चर्चा हो जाएगी, समझ रहे ना। तो होलकर वंश के बारे में चर्चा हो जाएगी। कोई ग्वालियर से जा रहा है और उसके नाम के आगे तोमर लिखा हुआ है, तो तोमर वंश के बारे में चर्चा हो सकती है। तो ये एक जाति के आधार पर या सरनेम के आधार पर आपसे चर्चा हो जाएगी। यदि वो कहीं पर यदि वो वंश है आपका शासक वर्ग से जुड़ा रहा है, तो वो आपका एक नाम उससे जुड़ रहा है, इसलिए चर्चा हो सकती है। जी, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे दतिया के निवासी जी, कितना
अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, पहले नहीं कर पाते थे। अब पहले तो अपने लिए ताली बजाओ इसी बात के लिए कि आप बहुत अच्छी तरह से माइन्यूट करने लगे वैल्यूएशन अपना। तो ये चीजें होनी चाहिए, पहले हम देखते ही नहीं थे साहब ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल, तो आपका जैसे मौर्य सरनेम है तो मौर्य वंश के बारे में चर्चा हो सकती है। फिर दतिया में मौर्य वंश का क्या रिलेशन है, तो अशोक यानी कि जो तीसरा शासक हुआ है उसका वहां पर अभिलेख मिला हुआ है। और ऐसा वैसा अभिलेख नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, क्योंकि उत्तर भारत का एकमात्र अभिलेख है, मतलब इंडिया के 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। 3 साउथ में है, एकमात्र उत्तर भारत में है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो है आपका दतिया का गुर्जरा अभिलेख। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें यानी कि पूछी जाती हैं। और ये आपने जवाब दिए ना तो एक बड़ा मैच्योर्ड पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, अरे वाह। तो इस तरह से आपको यानी कि ध्यान रखना, ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।